तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न टू वन चैनल पे। मेरा नाम है दक्ष और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन कौन सी है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, इनमें से सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन कौन सी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में एक बात बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इन एसेट क्लासेस की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। इसलिए जो भी आप डिसीजन लोगे अपनी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, उसमें इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ज़रूर ध्यान में रखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। जैसे मैं रियल एस्टेट का नाम लेता हूँ तो कई लोगों को ये लगता है कि एक सिंपलेस्ट मेथड है पैसे अर्न करने का, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप 2% को सुनते हो कि रियल एस्टेट में मैंने सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट किया था और बदले में मैंने उस प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेच दिया, तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं और इतने हाई प्रॉफिट्स कमाऊं। पर ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि रियल एस्टेट जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। यूजुअली लोगों को 25 से 30 साल लगते हैं रियल एस्टेट में इतना हाई प्रॉफिट कमाने में, जो कि रियल एस्टेट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं सही है। सेकंड डिसएडवांटेज है कि जब आप रियल एस्टेट को खरीदते हो तो आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस को उठाना पड़ता है, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट, टैक्सेस एक्सेट्रा, जो कि यूजुअली 25 से 30 साल के लिए आपको पे करने पड़ते हैं, जो आपके प्रॉफिट को और कम कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि आपको अपनी रियल एस्टेट को बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप जिस कॉस्ट पे अपने रियल एस्टेट को बेचा वो, उसमें से आपने जिस कॉस्ट पे अपनी रियल एस्टेट को खरीदा उसमें से वो और मेंटेनेंस कॉस्ट को माइनस कर देना, मतलब इन दोनों को माइनस कर देना। अगर वो फिगर पॉजिटिव में आई मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, अगर वो नेगेटिव में आई मतलब आपको लॉस हुआ। तो सेकंड एसेट क्लास की हम बात करते हैं, वो है एफडीज। एफडीज का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हमारी पेरेंट्स छोटे होते हमारी एफडीज कराते थे। जो भी पर्सन एफडीज को खरीदता है उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। यूजुअली लोग 2-3 साल के लिए एफडीज को खरीदना प्रेफर करते हैं, पर एफडीज की ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये फिक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि बाकी एसेट क्लासेस में इतनी कोई गारंटी नहीं है कि हमको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं। हाँ, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। पर एफडीज की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, एफडीज में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। वही अगर आपको बाकी एसेट क्लासेस को खरीदा और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल सकता है। अब एफडीज की सेकंड डिसएडवांटेज है कि एफडीज में आपको फिक्स इंटरेस्ट नहीं भी मिल सकता। मतलब फिक्स इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट एफडीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड भी कर सकता है इन्फ्लेशन और टैक्सेस। एफडीज की एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हमने समझ ली। उसके आगे हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट और एफडीज में से सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन कौन सा है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन है एफडीज। एफडीज में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है, वही रियल एस्टेट में कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा भी या नहीं। सेकंड है कि रियल एस्टेट में आपको बहुत सारे टैक्सेस को पे करना पड़ता है, वही एफडीज में आपको कोई ऐसा टैक्स नहीं पे करना पड़ता। चलो बात करते हैं थर्ड एसेट क्लास के बारे में, वो है गोल्ड। जैसे मैं गोल्ड का नाम लेता हूँ तो कई लोगों को लगता है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करें, हमारे पास तो आगे ज्वेलरी पड़ी हुई है गोल्ड की जिसको हम आगे बेच सकते हैं और वही हमारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह एक्ट करेगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक रूल कहता है कि आपकी जितनी भी सेविंग्स है उसका मैक्सिमम 5% आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में, और वो भी अगर आपने म्यूचुअल फंड्स की तरह करना है तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और अगर आप इंडिविजुअल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप गोल्ड की बिस्किट्स या कॉइन खरीद सकते हो जिसकी वैल्यू ओवर टाइम इंक्रीज हो जाती है। वहीं अगर आप ज्वेलरी को बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ओवर टाइम। इसलिए गोल्ड की जो डिसएडवांटेज है वो हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट। चलो फोर्थ एसेट क्लास के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है इक्विटी। इक्विटी मतलब आप जो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। देखो, स्टॉक मार्केट को एक रेगुलेटरी बॉडी मेंटेन करती है इंडिया, जिसका नाम है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये इंश्योर करती है कि हर चीज़ एक लीगल तरीके से होती है, किसी भी फ्रॉड प्रैक्टिस का यूज़ नहीं किया जा रहा। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो आप सेबी को कंसल्ट कर सकते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हुए, आप मेरी हेल्प करो। सेकेंड एडवांटेज है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपको एक फिक्स अमाउंट नहीं बल्कि ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा इनकम मिलेगी, रिटर्न मिलेगा। अब हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की डिसएडवांटेज क्या है। देखो, अगर आपने एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसमें आपको लॉस हुआ तो आपको ज़्यादा परसेंटेज में लॉस होगा। वहीं अगर आपने 25 से 30 स्टॉक में इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो अगर आपको सिंगल शेयर में एक लॉस हो गया तो आपको उसकी कम परसेंटेज में लॉस फेस करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिवर्सिफिकेशन। इसकी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट। तो तब तक के लिए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी सूटेबल ऑप्शन नहीं। स्टॉक मार्केट में यूजुअली लॉन्ग टर्म 7 से 8 साल लगती है लोगों को प्रॉफिट कमाने में। अगर आपने सिंगल स्टॉक मार्केट मतलब सिंगल ईयर के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न मिलेगा, पर वो यूजुअली डिक्रीज होता जाएगा थोड़े पीरियड के बाद। अगर आपने कंटिन्यूस ईयर्स के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपको 15% एनुअल ग्रोथ मिलेगी।
मतलब 15% रिटर्न मिलेगा एनुअली, जिससे आपके 7 से 8 साल में हर एक्सपेंसेस इजीली रिकवर हो सकते हैं। तो आगे चलो हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की। तो चलो अब हम 5th पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स, जिसके हम बहुत देर से वेट कर रहे थे और हम जानना चाहते हैं। देखो, जितने भी हमने पिछले एसेट क्लासेस के बारे में समझा, जो 4 एसेट क्लासेस, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा, इनमें से आपको अगर आपने इन्वेस्ट किया, आपको ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है। वहीं अगर आपने स्टॉक मार्केट में, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट के थ्रू, आपको कम लॉस फेस करना पड़ेगा। जैसे मैं पिछले एग्जांपल में समझाया था कि अगर आपने सिंगल शेयर में इन्वेस्ट किया तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने 25 से 30 स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो उसमें आपको कम लॉस फेस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जिसने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा काम करता है, वो आपके रिस्क को, आपके लॉस को डिवर्सिफाई कर देता है, डिवाइड कर देता है अलग कैटेगरीज में। मतलब आपने अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना, आप म्यूचुअल फंड्स को पैसे दो, वो खुद आपकी रिसर्च करेगा। पहले म्यूचुअल फंड रिसर्च करेगा खुद, उसके एनुअल एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो कि वहाँ पे रिसर्च को कैरी ऑन करते हैं, और वो रिसर्चर्स फिर एनुअली डेली बेसिस पे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो आगे शेयर्स खरीदते हैं, वो भी लार्ज क्वान्टिटीज़ में, जिससे अगर आपको एक भी शेयर में लॉस हो गया तो आपको कम परसेंटेज में लॉस फेस करना पड़ेगा। अब जितना आपको प्रॉफिट होगा, म्यूचुअल फंड उस पर आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा। आप ध्यान में रख दो कि इसकी एक कॉस्ट होती है, लोड कॉस्ट होती है। जैसे सपोज आपने शेयर मार्केट में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो आपकी लोड कॉस्ट कट जाएगी, पर वो इनविजिबल कॉस्ट होती है। लोड कॉस्ट जैसे आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट की तो 2 रुपीज़ लोड कॉस्ट की कट जाएंगी, 98 रह जाएगी। वहीं पर ये लोड कॉस्ट आपको विजिबल नहीं होगी, इस पर आपको रिटर्न मिलेगा पर ये आपको विजिबल नहीं होगी। अब सेकंड कॉस्ट की बात करते हैं, वो है जो रिसर्चर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी रिसर्च कर रहे हैं और आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा एनुअली, मतलब प्रीमियम चार्जेस की तरह। जैसे आप एनुअल पे करते हो ना सब्सक्रिप्शन प्लान, उसी की तरह आपको उनको पे करना पड़ेगा एनुअली, जिससे वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें बाय रिसर्चिंग थ्रू वेरियस डेली एक्टिविटीज़, एंड आपको इस पर हाई रिटर्न मिल सके। मैं आपको एक प्रेफरेंस देना चाहूँगा, अगर आप गोल्ड, स्टॉक्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो। इसके एडवांटेजेस को समझते हैं। देखो, फर्स्ट आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, मतलब आपकी जो मनी है वो एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं, मतलब कोई भी अनप्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैंडल नहीं करती। देखो, सेकंड है कि यहाँ पे कॉस्ट भी कम है। अगर आप पर्सनल फाइनेंशियल इन्वेस्टर को खरीदते हो, वो यूजुअली 2 से 6% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, वही इसकी बहुत ही कम कॉस्ट है। आपको बस एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है जो कि आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको। अब थर्ड कॉस्ट की बात करते हैं, आपके रिस्क को डिवर्सिफाई कर देती है। अगर आपने सिंगल में इन्वेस्ट किया, सिंगल स्टॉक्स, गोल्ड एक्सेट्रा में इन्वेस्ट किया, आपका रिस्क डिवर्सिफाई नहीं होता और आपको ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। अब हम म्यूचुअल फंड्स की डिसएडवांटेज को समझते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है डिल्यूजन। ये सिमिलर है डिवर्सिफिकेशन के लिए। डिवर्सिफिकेशन में आपका जो लॉस है वो डिवाइड हो जाता है, और वहीं डिल्यूजन में आपका जो प्रॉफिट है वो भी डिवाइड हो जाता है। देखो, डिल्यूजन में आपका जो प्रॉफिट है वो मिनिमम मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा पर वो कम अमाउंट में मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर आप सिंगल में करते। सिंगल में आपको ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट हो सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है बहुत सारे कॉस्ट पे करने पड़ते हैं आपको। जैसे सपोज आपने म्यूचुअल फंड खरीदा 3 साल के लिए, आपने 2 साल में उसको एग्जिट कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको एक एग्जिट कॉस्ट भी पे करना पड़ता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक हो सकता है। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया वो 50% तक भी आपको पे करना पड़ सकता है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको इन एसेट क्लासेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो समझा दिया, पर ये आपका ही डिसीजन रहेगा कि आप किस एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करोगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।